मॉर्निंग क्लास 9th। अब बेटा हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं। एक बायो का चैप्टर है बेटा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। बेटा ये चैप्टर आपका बायो का आपकी साइंस बुक का बायो का फर्स्ट चैप्टर है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपके जो ये टॉपिक जो बोला गया है, मेन इस टॉपिक पे ध्यान देंगे। तो टॉपिक क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट। बेटा हमारी जो लाइफ है, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें तो बेटा एक वो इसकी एक फंक्शनल यूनिट होती है। उस फंक्शनल यूनिट से ही बेटा सारी यूनिट्स बनी होती हैं और उसी यूनिट के थ्रू बेटा होल बॉडी मूव करती है या फंक्शंस करती है। इसी तरह से हम बात करें तो ह्यूमन एंड प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन और प्लांट बॉडी बेटा एक फंक्शनल यूनिट से बेटा मूव करती है। उस यूनिट का नाम है सेल। ये जो सेल वर्ड है बेटा डिफरेंट लैंग्वेज में एंड डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंट नाम के अकॉर्डिंग जानी जाती है। जैसे लाइक जैसे फिजिक्स में सेल की बात करें तो बैटरी के सेल की बात करते हैं वहाँ पर। केमिस्ट्री में सेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनकी बात करते हैं। एंड बेटा इसी तरह से हम रियल लाइफ में बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो सेल की बात हम कहते हैं बेचने को। बट यहाँ पे जो सेल की बात कहेंगे कि इसकी मीन्स होता है एक कोशिका। तो सेल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने कराया और इसने क्या बताया, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेल को बेटा सबसे पहले इन 1665 में बेटा देखा गया था। ये देखा गया था इन 1665 द इंग्लिश फिजिस्ट, मतलब बायोलॉजिस्ट ने देखा, फिजिस्ट ने इसको देखा था पहले। फिजिस्ट रॉबर्ट हुक ने देखा था इसको। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था सबसे पहले। और किसमें देखा था? स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या है सर? तो बेटा स्लाइस ऑफ कॉर्क है क्या बेटा? स्लाइस जो कॉर्क नहीं होता बेटा, लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं। पहले आप आजकल बेटा बॉटल्स में ढक्कन लग कर आते हैं बेटा, कैप लग के आते हैं। पहले आपके कैप ना लगकर बेटा बॉटल्स में बेटा लकड़ी के टुकड़ा एक पीस लग कर आता है तो उसे कॉर्क बोलते थे। तो ये स्लाइस ऑफ कॉर्क में देखा था उन्होंने। स्लाइस ऑफ कॉर्क में जब देखा तो उनको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई जैसे लाइक अ कॉम्ब, या कह सकते हैं आपका हनी बी के बेटा छत्ते की तरह उनको दिखाई दिया, बी हाइव की तरह स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। तो और उन्होंने उस एक हाइव के एक पार्ट को, मतलब एक रूम को उन्होंने क्या बोला? सेल। तो बेटा सेल को हम लैटिन वर्ड में क्या जानते हैं? जो सेल है, सेल आल्सो नोन लिटिल रूम। क्या जानते हैं? लिटिल रूम। एक लिटिल रूम से जानते हैं, मतलब इसको लिटिल रूम मतलब एक छोटा कमरा। सेल को हम एक क्या बोलते हैं? छोटा कमरा बोलते हैं। तो ये सेल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन था जिन्होंने रॉबर्ट हुक ने कराया था। और इन्होंने जो देखा था सेल को सेल्फ डेवलप्ड माइक्रोस्कोप से देखा था। सेल्फ डेवलप मतलब इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, उससे इन्होंने सेल के बारे में बताया था। यहाँ से तो ये आपको जो सेल इन्होंने जो डिस्कस ये बताया था, तो ये बेटा ये प्लांट सेल के बारे में उन्होंने बताया था। किसके बारे में? प्लांट सेल्स के बारे में। जो रॉबर्ट हुक ने जो बताया था वो प्लांट सेल्स के बारे में बताया था, और वो डेड सेल्स थी। कौन सी सेल थी? डेड सेल्स थी। प्लांट सेल थी और क्या थी? डेड सेल थी। तब बेटा प्लांट सेल के बारे में उन्होंने बताया। तो बेटा यहाँ से आता है बेटा कि आपका लिविंग सेल्स के बारे में किसने बताया? तब बेटा यहाँ लिविंग सेल्स की बात करें, लिविंग सेल, तो फर्स्ट टाइम बेटा लिविंग सेल्स को बेटा ऑब्जर्व किया था लीवेनहॉक ने। फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व बाय लुवेनहॉक। किसने किया था? लुवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने बताया था।
लुवेन हॉक ने बताया। कब बताया था? 1674 में। कब बताया था? 1674। मतलब डेड सेल्स या प्लांट सेल्स को डिस्कवर के 1674 में। अब बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस देखें बेटा। लिविंग डेड सेल्स बेटा प्लांट सेल्स 1665 में बेटा बताया गया था एंड लिविंग सेल्स 1674 में बताया गया था। दोनों के बीच में डिफरेंस आपका 9 ईयर का है। कितने ईयर का? 9 ईयर के बीच में बताया गया। और जो लिविंग सेल्स था बेटा, इन्होंने जो अपना लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था सेल्फ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से किया था। मतलब जितनी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में लिविंग सेल्स के बारे में डिस्कवर करके बताया, तो वो सब बेटा किसके बारे बताया? अपने ही इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू बताया। तो बेटा ये था। तो बेटा इन्होंने जो आपका डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल्स, ये बेटा पॉन्ड वाटर से किया था। किस वाटर में? पॉन्ड। इन्होंने पॉन्ड वाटर को बहुत ऑब्जर्व किया बेटा, और उन्होंने पॉन्ड वाटर ऑब्जर्व करके फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। इसके बाद आ जाता है बेटा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस किया था। न्यूक्लियस के बारे में बताया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अब बेटा इसके बाद आपका आ जाता है परकुंजे। ये परकिंजे थे साइंटिस्ट। इन्होंने 1839 में बेटा क्वाइंड किया था, मतलब बताया था, क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। इन्होंने क्वाइंड किया था प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल के प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। इसके बाद आपके ये तो बेटा आपके आपका कुछ बेसिक थे। इसके बाद हमारे कुछ आ जाते हैं और साइंटिस्ट आ जाते हैं जिन्होंने और सेल के बारे में बताया, जिनमें एक थे बेटा स्लेडन एंड स्वान। ये उन्होंने बेटा सेल थ्योरी दी। क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। इसी तरह वार्चो ने आपकी जो मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। मतलब 2-3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा सेल थ्योरीज के बारे में बताया। तो बेटा स्लेडन एंड स्वाइन ने बेटा 1838 और 1839 में सेल थ्योरीज दी थी, बट वार्चो ने जो अपनी मॉडर्न सेल थ्योरी दी 1855 में दी थी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है सेल थ्योरी का, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये तो हमारा आपका बेसिक था कि किसने कब और क्या डिस्कवर किया, बेसिक क्वेश्चंस थे। अब हमारा आता है कि सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल हमारा क्या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है या नहीं बेटा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बेटा सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है क्या नहीं बेटा, सिंपल से देखते हैं। तो बेटा हम जब स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लाइफ देखें बेटा, हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर बना हो या प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी हो, कोई भी जो स्ट्रक्चर बना होता है हमारी बॉडी का, उसको जो बेसिक मतलब उसको जो बेसिक जो जिससे बनी होती है, जैसे हम लोग अभी चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री में पढ़ गया तो मैटर मेड बाय टिनी पार्टिकल्स से मैटर बने होते हैं, मैटर से सब्सटेंस बनते हैं। इसी तरह से बेटा सेल से आपस में कंबाइन होकर सेल्स आपको ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपका कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट होकर कंबाइन होकर एक बॉडी बनाते हैं। तो बेटा वही है कि आपका इनमें जो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? सेल से हुई। तो बेटा सेल्स एक बेसिक यूनिट होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बोथ। आप जानते हो आपका इनका जिस सेल का को आप जानते हो ऑलरेडी रीडर रूम कहते हैं बेटा, छोटा कमरा कहते हैं। ये सीधे रॉबर्ट हुक ने बताया था हम लोगों को। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, बेसिक यूनिट था हमारा सेल,
तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, जैसे हमारे घर बना होता है, जैसे हम लोग घर देखते हैं बेटा ब्रिक से बना होता है, ब्रिक से बेटा एक दीवार बनती है, दीवार से फिर एक रूम बनता है, रूम से कई सारे रूम से मिलकर एक घर बनता है, और घर से हमारा हम उसमें इजीली रहते हैं। तो हर एक घर में एक रूम होता है, तो रूम इज इस तरह हमारा। तो यहाँ ब्रिक्स इज अ सेल, ब्रिक हमारी क्या है, सेल से हमारी एक वॉल बनी, वॉल्स मिलकर बहुत सारी वॉल्स बनी, उन बहुत सारी वॉल से बेटा रूम्स बने, बहुत सारे रूम्स बने, किचन बना, बाथरूम बना, बेटा सारी चीज़ें बनी, उसके बाद हमारा एक घर बन गया। तो इसी तरह बेटा ये है बेटा कि आपको जो सेल है कि एक फंडामेंटल यूनिट है, मतलब एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसी से बेटा होल बॉडी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स हैं, फंडामेंटल कॉमन फीचर्स हैं, उनको हम देखते हैं। फंडामेंटल कॉमन फीचर, फंडामेंटल कॉमन फीचर्स क्या है, बड़ा सिंपल सा, ऑल सेल्स हैव a definite boundary, definite boundary or cell membrane। डिफरेंट बाउंड्री होती है, मतलब फिक्स बाउंड्री होती है, बाउंड्री में चेंजमेंट नहीं होता। दूसरा, द स्ट्रक्चर of the cell membrane is same in all cells, मतलब जितनी भी सेल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन सभी में सेम होता है। अब बेटा all cells have जेनेटिक मटेरियल। ऑल सेल्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए और आरएनए, एंड आरएनए होगा, डीएनए आरएनए कहते हैं जिसे, ये दोनों पाए जाते हैं, ये आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एंड मैकेनिज्म्स of energy production is the same in all cell। ये कुछ बेटा कॉमन फीचर थे, फंडामेंटल कॉमन फीचर तो हर सेल में पाए जाते हैं। पहला क्या था, सेल हैव द डिफिनिट बाउंड्री एंड सेल मेम्ब्रेन, मतलब इनकी डिफिनिट बाउंड्री होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेम इन ऑल सेल, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का सभी सेल्स में एक ही जैसा होता है। ऑल सेल जेनेटिक, सभी सेल्स क्या कंटेन करती है, जेनेटिक मटेरियल, जैसे डीएनए एंड आरएनए। मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेम ऑल सेल, मतलब जो मैकेनिज्म होता है एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे एनर्जी जो प्रोडक्ट होती है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, सब में जो मैकेनिज्म जितनी भी सेल होती हैं सभी में सेम एक ही तरह के होता है। तो ये हमारे थे बेटा कुछ सम आपके फंडामेंटल कॉमन फीचर, ये और भी हैं बेटा, हम इतने में अभी चलते हैं फंडामेंटल कॉमन फीचर्स। अब आगे हम बात करें तो क्या आता है, तो आगे ध्यान से देखें तो हमारा सबसे पहले आता है सेल थ्योरी। हमारी सेल थ्योरी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सेल थ्योरी कहाँ से आई और है क्या ये सेल थ्योरी, इस पर हम बात करते हैं। क्या करते हैं, बात करते हैं सेल थ्योरी पर, क्योंकि सेल थ्योरी बेटा आपके एग्जाम में पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट भी है थोड़ा, इस पर चलते हैं। तो बेटा सेल थ्योरी, सेल थ्योरी बेटा, सेल थ्योरी की मैंने पहले बताया था बेटा कि इसको बेटा शेल्डन एंड स्वान ने दिया था सबसे पहले आपको। तो बेटा आ जाते हैं, तो सेल थ्योरी गिवन बाय स्वेडन, इसका पूरा नाम था मैथ्यूस जैकब स्लेडन, मैथ्यूस जैकब स्लेडन।
स्लाइड है, इन्होंने ये दी थी 1838 में। एंड दूसरे हमारे थे भाई साहब, एंड दूसरे भाई साहब की बात करें तो दूसरे भाई साहब कौन थे बेटा, उनके बारे में देखते हैं। 1 सेकेंड बेटा। दूसरे भाई साहब थे हमारे स्वान, जर्मन थे ये, इनका नाम था थियोडोर स्वान। क्या नाम था? थियोडोर, सॉरी SCHWANN। और ये इन्होंने 1839 में दोनों ने मिलकर दिया था सेल थ्योरीज। इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में क्या बोला था, इनके मेन पॉइंट क्या थे इनके सेल थ्योरीज के, वो आते हैं बेटा। कॉमन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के कॉमन पॉइंट क्या थे? ये तो बेटा आपका ऊपर इंट्रोडक्शन हो गया, सेल थ्योरी किसने दी थी। अब बेटा यहाँ पे कॉमन पॉइंट, मेन आपके ये कॉमन पॉइंट है, यही पूछे जाते हैं बेटा कॉमन पॉइंट से। ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब जितने भी लिविंग बीइंग किससे कंपोज होते हैं? सेल से होते हैं। और लिविंग बीइंग are composed by composed of cell, सॉरी बाय नहीं आएगा, सेल, ये सेल से बने होते हैं। अब बेटा all cells are basically similar in chemical composition, सिमिलर होते हैं किसमें? केमिकल कॉम्पोजिशन में एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। एक्टिविटीज में सिमिलर होते हैं। आप बेटा आगे द सेल इन द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये इन्हीं ने बताया था, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। एंड ऑल प्लांट एंड एनिमल्स सेल कंपोज बाय सेल, तो बेटा ऑलरेडी ये आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट बेटा, द फंक्शन of the organisms are due to the interactions of constituent सेल्स, मतलब फंक्शन होता है जितने ऑर्गेनिजम्स के, वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट जितने सेल से मिलकर बनी होती है, उसके इंट्रैक्शंस के थ्रू जो आपका आता है उसके थ्रू होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मॉडर्न सेल थ्योरी। ये तो सेल थ्योरी थी, अब इसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी आती है। मॉडर्न सेल थ्योरी को बेटा दिया था बेटा वर्चो ने, रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में दिया था, इसने वर्चो ने दिया था। अब बेटा इन्होंने क्या कहा था, इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। तो सिंपल सा इसको देख लेते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी
proposed by Rudolf Virchow। (1855) किसमें किया था? 1855 सन में किया था। इन्होंने कैसे इसको दिया? इन्होंने ओल्ड सेल थ्योरी को देखा बहुत ध्यान से, और इन्होंने सेल्स के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखा, उन्होंने बहुत सारी स्टडी की। उसके बाद इन्होंने सम पॉइंट्स दिए कि मॉडर्न सेल थ्योरी है क्या, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सिंपल सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल। बेसिक भी है, स्ट्रक्चरल मतलब जिससे पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसके यूनिट भी है, और फंक्शनल मतलब जो वर्क करने की जो मेन यूनिट वो भी आपकी सेल ही है। इसके बाद सेल इज द स्मॉलेस्ट unit in which life can exist। मतलब सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब जिंदा होती है, मतलब जिसमें लिविंग होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब बेटा ऑल सेल्स एराइज, नेक्स्ट पॉइंट इसका है ऑल सेल्स, मतलब जितनी भी सेल्स होती हैं, जो नई सेल्स बनती हैं, जितनी भी आती हैं, ऑल सेल्स एराइज, जितनी भी सेल्स बनती हैं, नई सेल्स जितनी बनती फ्रॉम, कहाँ से बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहली वाली सेल से बनती, प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ये ध्यान रखना। ऑल सेल्स एराइज, जितनी भी सेल्स आती हैं अपनी प्रीवियस सेल से बनकर आती है, प्रीवियस सेल से होकर आती हैं। तो ये आपकी थी मॉडर्न सेल थ्योरीज, जो आपके इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मॉडर्न सेल थ्योरी के। तो ये आपका इतना आपने आप लोगों से पढ़ा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, किसने डिस्कवर किया, किसने कंपोज किया, कैसे बनाया, सेल बेसिक यूनिट लाइफ क्यों है, उसके सम कॉमन पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, सेल थ्योरी किसने दी उसके कॉमन पॉइंट्स पढ़े, फिर उसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी उसके सम पॉइंट्स पढ़े। इसके बाद हमारा आ जाता है बेटा आपका कि आपकी जो सेल होती हैं कैसे आप डिटेक्ट करते हैं कि सेल मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर। बट हम लोगों ने एक चीज़ बात की यहाँ पर, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच लाइफ कैन एग्जिस्ट, मतलब सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है जहाँ पर आपकी क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। मतलब सिंगल सेल, एक सिंगल सेल में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जब इसको हम लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए, लाइक पॉन्ड वाटर में जो लिविंग वाटर, जब आपके लुवेन हॉक ने बेटा पॉन्ड वाटर में आपका देखने की कोशिश की बेटा माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उन्होंने सिंगल सेल्स के देखा, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, क्लोमाइडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, इन डिफरेंट एंड बैक्टीरिया, ये बेटा सिंगल सेल्स एनिमल्स होते हैं। ये सिंगल सेल होते हुए भी बेटा सर्वाइव करते रहते हैं अपनी लाइफ को और लिविंग बने रहते हैं। इनको बेटा मल्टी सेल मतलब बहुत सारे सेल्स की नीड नहीं होती है, एक सिंगल सेल से ही पूरी अपनी लाइफ को स्पेंड कर देते हैं। तो ये बेटा आपका सिंगल सेल्स के बारे में है। तो सिंगल सेल्स के बारे में आप चलते हैं बेटा आपका कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस हम समझ सकते हैं या फिर एक एक पॉइंट से समझ सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इन पे बात करते हैं।
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब या फिर ये कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्स कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which consist of a single cell are called unicellular organisms। ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डिफिनेशन होती है कि क्या होता है। तो यूनिसेलुलर की बात कहते हैं बेटा, सिंगल सेल्स होते हैं, कंप्लीटली इंडिविजुअल होते हैं और अपने फंक्शन एक ही सेल्स के थ्रू करते हैं, नो डिफ्रेंशिएट होते हैं आपका यूनिसेल्स। अब बेटा यहाँ पे सम एग्जांपल्स हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा ये तीनों आपको जो एग्जांपल्स लिए गए हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बेटा इनमें आप ध्यान से देखें कि बेटा ये सारे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं सिंगल सेल्स के बने होते हैं और अपने कंप्लीट फंक्शंस को कराते हैं, लाइक रिस्पायरेशन, डाइजेशंस एंड अदर्स। ये बेटा सिंगल सेल होकर आपका कंप्लीट लाइफ प्रोसेस करते हैं, कंप्लीट अपनी सेल्स को लिविंग रखते हैं डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। जो आपके लिविंग बींग्स एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो प्रोसेस वो प्रोसेस आपके सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये करते हैं। तो ये कह सकते हैं इनकी एक जो सिंगल सेलुलर कंप्लीट सेल्स होती है, एक कंप्लीट सेल होती है जो बेटा किसी अपने आप को क्या रखती है, लिविंग बनाए रखती है। जैसे अमीबा के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अमीबा के कुछ टॉपिक्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, लाइक एक्सोकाइट एंड इंडोकाइटेसिस एंड एक्सोकाइटेसिस के बारे में, वो होते क्या हैं। तो बेटा यहाँ पर ये सिंगल सेलुलर्स होते हैं आपका इतने, ये आपका। अब इसके बाद में हमारा आता है बेटा आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। ये बेटा एग्जाम्पल थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। अब यहीं से आपका आता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या आते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनमें बात करते हैं बेटा। दोज ऑर्गेनिजम्स वन सेकेंड बेटा, यहाँ पे ए लगाना भूल गए। दोज ऑर्गेनिजम्स which consist of more than one cell, एक सेल से ज्यादा, are called multi सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। मतलब जिस ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा सेल होती है उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब यहाँ पे बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, तो बेटा इसके लाइक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग, कैट एंड अदर्स एनिमल। जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेटा सिंगल सेल से ना बने हो, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं बेटा, वो आपके कहलाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते कैसे बेटा, ध्यान से समझ लेना यहाँ पर। बेटा पहले सेल से कंबाइन होके टू ऑफ मोर सेल्स कंबाइन टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ आपके आपस में, ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में कंबाइन होकर बेटा ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर बेटा एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से बनता है बेटा, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म।
इसीलिए बेटा आपके जितने भी ऑर्गेन्स बने होते हैं उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ही ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो आपके इसी वजह से आपको शुरुआत में बताया गया था सेल इज अ बेसिक फंक्शनिंग यूनिट ऑफ द लाइफ या ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर आपका ये आपका होता है। तो अब बेटा ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। बेटा इनको हम बाय डिफरेंस समझते हैं। किस तरह इनको हम कह सकते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनमें दोनों में क्या डिफरेंट होता है। अब इसको बारे में हम लोग समझते हैं। अब बेटा यहाँ से हम आते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो करेक्टर्स के हमें दिए हैं बेटा, किन किन करेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें इनमें डिफरेंस देखना है। तो पहला हमारा डिफरेंस है सेल नंबर, कि नंबर ऑफ सेल यूनिसेलुलर में कितने होते हैं एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कितने होते हैं। तो सेल नंबर के अकॉर्डिंग देखें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल होती हैं एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड बेटा फंक्शन देखें तो ऑल फंक्शन ऑफ द परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, इसमें जितने भी फंक्शन होते हैं वो सिंगल सेल द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। और जबकि बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो डिफरेंट सेल होती हैं जिनका डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन होता है, क्योंकि इस सेल का आपका फंक्शन स्पेसिफिक होता है, तो वही डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर, तो लेबर को जो कार्य करने का जो डिवीजन है किस तरह होता है, नॉट परफॉर्म, क्योंकि सिंगल सेल होती है वही पूरे फंक्शंस कराती है, तो इसलिए नॉट परफॉर्म। सेल स्पेसिफाइड टू फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब सेल स्पेशलाइज्ड होती हैं किसके लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट वर्क के लिए, स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, मतलब स्पेशलाइज्ड होती हैं। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल, मतलब इन्वॉल्व होते हैं सेम सिंगल सेल, जो सिंगल सेल उसी में आपके इन्वॉल्व होता है। स्पेशलाइज सेल जर्म सेल्स टेक द रिप्रोडक्शंस, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शंस कराती हैं जर्म सेल्स कराती हैं। जर्म सेल्स की थ्रू यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शंस होता है। यहाँ पर केवल यूनिसेलुलर में इन्वॉल्व होता है सेम सिंगल सेल्स, सेम सिंगल जो सिंगल सेल उसी के थ्रू डिवीजन हो जाएगा, आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी और आपका न्यू सेल्स बन जाते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जर्म सेल्स के थ्रू आपका रिप्रोडक्शंस होता है। लाइफ स्पैन की बात करें कि किसकी लाइफ ज़्यादा है किसकी लाइफ बड़ी, तो बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ होती है शॉर्ट होती है, छोटी होती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ होती है लॉन्ग, मतलब बड़ी होती है। तो ये डिफरेंस थे बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हम बात करें तो हमारा आ जाता है शेप एंड साइज ऑफ द सेल, मतलब साइज का जो शेप होता है और साइज होता है वह कैसा होता है और किस साइज़ की आपकी सेल्स पाई जाती हैं, लार्जेस्ट सेल्स कितने साइज़ की होती हैं और स्मॉलेस्ट सेल्स कितने साइज़ की होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। शेप एंड साइज ऑफ द सेल। शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स। तो हम यहाँ पे बात करें तो बेटा डिफरेंट एनिमल्स में जो डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है और उनके शेप एंड साइज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब सिंपल से ये कह दे सकते हैं, द सेल्स ऑफ different organisms are not similar, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलर नहीं होते। जब सिमिलर नहीं होंगे तो इनकी जो सेल की जो साइज होगी दे may be different in shape and size। डिफरेंट क्या होता है, शेप एंड साइज में क्या होता है, डिफरेंट होता है शेप एंड साइज, सिंपल। तो ये आपका मान लो शेप एंड साइज कुछ इस तरह आपका। यदि शेप एंड साइज के डिफरेंस की बात करें हम लोग तो बेटा यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। बेटा हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सम एग्जांपल। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल्स होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे बड़ी सेल्स होती है जो हमारे बेटा कन्वे करती है इम्पल्स को बेटा ऑल बॉडी से बेटा ब्रेन तक।
WBC बेटा मैन में पाए जाते हैं जो आपके पैथोजेंस को बेटा किल करती है, WBC वाइट ब्लड कॉर्पल्स। एंड चेंज द शेप रेगुलरली, ये क्या करते हैं अपने शेप को रेगुलरली क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, अपने शेप को रेगुलरली क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो बेटा हमारी जो बॉडी में बेटा जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं बेटा डिफरेंट, जैसे नर्व इम्पल्स की बात की, नर्व सेल्स की बात की, WBC की बात की, ये जितनी सेल्स होती हैं बेटा आपकी डिफरेंट शेप एंड साइज़ की होती हैं, इनका फंक्शंस भी डिफरेंट होता है, ये अपनी शेप कंटिन्यूसली कभी कभी चेंज कर लेती है। तो बेटा यहाँ पर हम देखें तो बेटा कुछ आपके जो फिगर में दिखाई देंगे यहाँ पर, तो कुछ इमेज इनमें आपके देखेंगे इनके डिफरेंट शेप एंड साइज होता है। क्या होता है, डिफरेंट शेप एंड साइज होता है। ये बेटा आपके डिफरेंट शेप एंड साइज है बेटा सेल्स के ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं, जिसमें ओवम, इंटेस्टाइनल, स्पर्म, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड न्यूरॉन्स। इनका देखो शेप एंड साइज देखें तो सबका अपना अपना शेप एंड साइज क्या है बेटा, डिफरेंट होता है। इसी तरह बेटा जितने प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेल्स प्रेजेंट होती हैं वे एक अदर से क्या होती हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज में क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल है बेटा डिफरेंट ह्यूमन सेल्स एंड शेप एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हम टेबल बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट वायरस की बात करें, यहाँ पे एक टेबल बना लिया, सेल टाइप साइज, हमने सेल टाइप लिख दिया कि सेल का टाइप कैसा है, उसका साइज क्या होगा। सबसे स्मॉलेस्ट वायरस जो सबसे छोटा वायरस होता है वो हमारा होता है 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 एंगस्ट्रॉम, ये माइक्रोमीटर। बेटा m⁻3 मतलब ये वॉल्यूम निकाला जाता है, इतने वॉल्यूम, साइज इनके इतने वॉल्यूम में निकाला जाता है कि ये 7.0 10⁻⁻7 वैल्यूम, इतना उसका साइज है। इसके बाद हम बात करें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सब जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो अभी तक नोन है उसका शेप क्या होगा, बैक्टीरिया, उसका बेटा होता है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर क्यूब। उसके बाद बात करें माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इसको बेटा PPLO बोलते हैं, PPLO। इसका जो साइज होता है बेटा 1.0 10⁻³ मीटर। हेंस एग मतलब मुर्गी का अंडा जो आप लोग खाते हो, बहुत लोग खाते हैं, सब लोग तो नहीं खाते, जो लोग खाते हैं, उसका साइज होता है 5.0 10⁻13। अभी तक जितना बेटा ऊपर था सारा माइनस में थी पावर, अब इसमें प्लस में। लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है, उसका शेप एंड साइज क्या होता है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया 7.0 10⁻0। बेटा ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया। उसके बाद ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जानते हो, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है सबसे बड़े सेल होती कहा जाता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच के 1.1 10⁻15। उसके बाद हमारा आ जाता है ह्यूमन इरेक्थोसाइड, इरेक्थोसाइड साइड्स, ये होता है बेटा 7.5 10⁻, इतना। ये बेटा सेल के साइज एंड सेल के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से सेल टाइप्स, उनके साइज क्या होते हैं इसके बारे में। तो ये बेटा एक टेबल बनती है आपकी, जिसमें आपका हर एक का शेप एंड साइज लिखा हुआ है। तो बेटा आपकी जो लार्जेस्ट सेल होती है, हमारी लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, वो ऑस्ट्रिच एग होती है। कौन सा होती है, ऑस्ट्रिच। और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है बेटा, स्मॉलेस्ट वायरस होता है 10⁻⁻7, 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, आपका स्मॉलेस्ट होता है। तो ये बेटा आपके थे, बेटा सेल टाइप्स एंड साइज के अकॉर्डिंग उनके आपके टेबल्स थी, आपको टेबल बताया गया। तो यहाँ पे टेबल आपने देखे स्मॉलेस्ट वायरस की साइज़ क्या होती है एंड आपकी लार्जेस्ट सेल की आपकी क्या होती है। तो स्मॉलेस्ट सेल होती है 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 एंड आपका ऑस्ट्रिच एग होता है बेटा जो लार्जेस्ट, तो सबसे बड़ा एग होता है, मतलब जब सबसे बड़ी सेल होती है वो 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻15।
तो ये बेटा आपके सेल टाइप थे और उनकी साइज़ थी। आपका बेटा आज आपने को काफ़ी कुछ आपको पढ़ाया गया। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेल चलेंगे कि सेल कितने टाइप्स की होती हैं, लाइक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स, एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज बेटा इतना ही। बेटा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ ज़रूर दें बेटा। थैंक यू बेटा।